पिछले कुछ दिनों में टेस्ट क्रिकेट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसने टेस्ट क्रिकेट को ज़िंदा रखा है। सबसे पहले तो वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है, वो भी 27 साल बाद। और उसके बाद इंडिया ने शुरू में 190 रन की लीड ली, उसके बावजूद वो चौथे दिन पे टेस्ट मैच हार गए। तो इंडिया से यहाँ पे कहाँ पे चूक हुई और उनसे क्या गलतियाँ हुई, हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो वेस्ट इंडीज़ को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने टेस्ट मैच जीता है और ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की सॉइल में 27 साल बाद हराया है। हमने जब मैच ख़त्म हुआ तो हमने ये देखा कि कार्ल हूपर, ब्रायन लारा, सबके आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे जब वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। मुझे तो ये देख के बहुत अच्छा लगा और खुशी के आंसू आए कि वेस्ट इंडीज़ जो इतने टाइम से स्ट्रगल कर रही थी अभी वर्ल्ड क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, उस सब के बावजूद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया। और शमार जोसेफ तो एक कमाल के बॉलर हैं, ये हमने देख लिया। पर अगर ये टेस्ट सीरीज़ 2 की जगह 3 मैच की होती तो इस सीरीज़ में और ज़्यादा ही मज़ा आ जाता, क्योंकि अब ये डिसाइडर हो जाता और तीसरे मैच में बहुत मज़ा आता कि ये सीरीज़ अपने नाम कौन करता। बट अब जैसे हमें देखते हैं कि 2 ही टेस्ट मैच थे और ये सीरीज़ लेवल हो गई। तो आई थिंक इसके लिए बोर्ड्स को कुछ निकालना पड़ेगा एक तरीका कि कैसे 2 टेस्ट मैच नहीं, कम से कम 3 टेस्ट मैच की तो सीरीज़ रखी जाए, बिकॉज़ वहाँ पे रिज़ल्ट की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है और जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तो फैंस को भी और जो क्रिकेट देख रहे होते हैं उनको भी उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, क्योंकि जैसे इस केस में सीरीज़ लेवल हो गई है और वेस्ट इंडीज़ के पास अच्छा चांस होता है सीरीज़ जीतने का भी। तो बहुत मज़ा आता अगर 3 मैच की सीरीज़ होती, बट नेवरदलेस 2 मैच की थी, फिर भी वेस्ट इंडीज़ ने बहुत ही अच्छा खेला। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैच की, जो हैदराबाद में खेला जा रहा था। इंग्लैंड इस मैच में ज़्यादा ही क्लियर और ज़्यादा कॉन्फिडेंट टीम थी इंडिया से। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने शुरू से अपने प्लान्स में विश्वास रखा और जो बैस बॉल की वो बात कर रहे थे वो उन्होंने बखूबी अपनाया। उन्होंने बैस बॉल बहुत अच्छे से खेला यहाँ पे, और जो भी क्रिटिक्स उनके थे जो कह रहे थे कि इंडिया में बैस बॉल नहीं चलेगा, मैं भी कह रहा था वैसे कि नहीं चलेगा, उसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छा खेला और अपने इंस्टिंक्ट्स और अपना जो उनका खेलने का तरीका है उसको बहुत अच्छे से बैक किया। और उसके साथ साथ ऑली पोप ने जो सेकेंड इनिंग्स में अपनी शतक जड़ा और दोहरा शतक ऑलमोस्ट उन्होंने बना ही दिया, मुझे लगता है वो एक मैच चेंजिंग इनिंग्स थी। ऐसी इनिंग्स हमने देखी थी केविन पीटरसन की भी एक बार, जब मुंबई में वो खेल रहे थे 2012 में। वहाँ भी इंडिया के पास 3 अच्छे स्पिनर्स थे, अश्विन, हरभजन सिंह और प्रज्ञान ओझा। तो उन्होंने जिस तरीके से केविन पीटरसन ने वहाँ खेला था और मैच को पलट दिया था, ऑली पोप की भी कुछ हद तक वैसी इनिंग्स थी। और इसके अलावा एक इनिंग्स ऐसी स्टीव स्मिथ ने पुणे की पिच पे खेली थी 2017 में, जो बहुत ही डेंजरस पिच थी और वहाँ पे स्पिनर्स बहुत अच्छा कर रहे थे। तो सब कॉन्टिनेंट्स में कुछ बहुत ही यादगार पारियां हैं जिसमें अब ऑली पोप का भी नाम जुड़ गया। अब ये सीरीज शुरू होने से पहले सब कह रहे थे कि इंडिया में बास्केटबॉल कैसे चल पाएगा, क्योंकि इंडिया के पास इतने वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं और इंडियन कंडीशंस जहाँ पे पिच ज़्यादातर लो और स्लो रहती है और स्पिनर्स को खेलना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे कैसे बास्केटबॉल चल पाएगा। मैं भी ये सोच रहा था, बट इंग्लैंड ने हमें बिल्कुल गलत प्रूव किया और दिखाया कि बास्केटबॉल का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप बस बॉल देखो और बिल्कुल मतलब मार दो और मतलब माइंडलेस हिटिंग करो। वो बास्केटबॉल नहीं है। बास्केटबॉल का मतलब यहाँ पर ये है कि मतलब आप बॉल को उसके मेरिट पे खेल रहे हो और जब बॉल आपके पाले में आ रही है तो आप उसको बिल्कुल नहीं छोड़ रहे और आप वेट नहीं कर रहे कि आप शुरू में टाइम लेकर खेलो और मैच को सेटल करो तब जाके मारो। क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि जिस तरीके से फील्ड सेटिंग्स भी करी जाती हैं टेस्ट क्रिकेट में, हम देखते हैं ज़्यादातर फील्डर्स पास रखे जाते हैं, स्पिनर्स होता है तो शॉर्ट लेग लगा दी जाती है, पेसर्स पे हम देखते हैं 4 स्लिप्स लगाई जाती हैं, गली भी होता है, तो आपके पास सामने बिल्कुल रीजन लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बिल्कुल खाली होता है। और यही मतलब यहाँ पे बास्केटबॉल में यही चलता है कि आपको जहाँ भी खाली एरिया दिखे या दिखे कि बॉल आपकी बिल्कुल उसी एरिया में है, आपके स्ट्रेंथ वाले जोन में, वहाँ आप उसे पनिश करो। इसी बास्केटबॉल को बहुत अच्छे से अपनाते थे अपने वेरी ओन नवाब ऑफ नजफगढ़ वीरेंद्र सहवाग। सहवाग का तरीका खेलने का ये था कि जहाँ बॉल उनको लगता है कि उनके पाले में आ रही है, उनके मेरिट पे, उसको वो छोड़ते नहीं थे। चाहे इनिंग्स की शुरुआत हो, मिडिल हो, कुछ भी हो, वो लूज़ बॉल उन्हें जहाँ दिख गई वो मारते थे। बाकी बल्लेबाज जैसे ये सोचते हैं टेस्ट क्रिकेट में कि हम शुरू में बॉल को पुरानी करेंगे, आधा पौन घंटा एक सेशन निकालेंगे, फिर जाके हम मारना शुरू करेंगे। बट इनकी अप्रोच बिल्कुल ही यहाँ पे डिफरेंट थी और थोड़ा बहुत बास्केटबॉल जो अब इंग्लैंड खेल रही है वो इस वीरेंद्र सहवाग वाले अप्रोच से ही खेल रही है।
तो आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में उनका क्लैरिटी ऑफ प्लान होना और कॉन्फिडेंस अपने जो वो कर रहे हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेन स्टोक्स को हमने काफ़ी बार सुना भी और प्रेजेंटेशन में भी अभी वो बोल रहे थे कि हमें हारने का डर बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। क्योंकि जैसा हमने देखा था इससे पहले भी एक एग्जाम्पल था एशेज़ जो पिछले साल हुई थी, उसमें पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने जल्दी डिक्लेयर कर दिया था और सिर्फ 78 ओवर्स खेले थे। तो सबको ये लग रहा था कि अगर इंग्लैंड कुछ ओवर्स और खेल जाती तो क्या पता नतीजा अलग हो जाता। यही सवाल स्टोक्स से भी पूछा गया था, उन्होंने बोला हमें कोई रिग्रेट नहीं था, कोई मलाल नहीं था इस चीज़ का। यही हम देख रहे हैं उनकी अप्रोच में कि वो बस उससे खेल रहे हैं कि दे हैव नथिंग टू लूज़, और बहुत ज़्यादा जैसा मैं कहता आ रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस है उनके अप्रोच में, और खेलते कि हार गए तो हार गए, बट वो वैसे ही खेलते हैं जो उन्होंने प्लान कर रखा है। तो काफ़ी क्लैरिटी होना बहुत अच्छी बात होती है हमेशा, और वही उनको फेवर करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब इतनी बेसबॉल की बात करने के बाद अब हम आ जाते हैं अपनी इंडियन टीम पे और देखते हैं कि उनसे यहाँ पे क्या चूक हो गई। अब 190 रन की उन्होंने लीड तो ले ली और वहाँ से तो हमें एक टाइम पे लग रहा था कि इनिंग्स डिफीट ही ना हो जाए, बट यहाँ पे मुझे लगता है एक गलती बल्लेबाजी में इंडिया की ये हुई थी फर्स्ट इनिंग्स की, कि स्कोर्स तो अच्छे बनाए बल्लेबाजों ने, जैसे जायसवाल ने 80 रन बनाए, क्विक फायर 80 रन बनाए। उसके बाद हमने ये देखा कि केएल राहुल ने भी कुछ 85-86 रन बनाए, फिर जडेजा ने भी कुछ 80s में रन बनाए। तो वो सब अच्छा था कि मतलब हमारे बैट्समैन चिप इन कर रहे थे और कंट्रीब्यूट कर रहे थे, बट किसी ने भी अपना स्कोर एक शतक में या फिर एक दोहरे शतक या 150 में कन्वर्ट उसको नहीं कर पाए। तो आई थिंक ये करना चाहिए था, एंड और अच्छी बैटिंग हो सकती थी मेरे ख्याल से इंडिया की यहाँ पे। और जो भी बल्लेबाज जो 80s में आउट हुए जितने भी, उनको एक को तो अपनी सेंचुरी में कन्वर्ट करना चाहिए था, और क्या पता हमें एक बेटर रिजल्ट देखने को मिल जाता। फिर इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेन स्टोक्स की बहुत ही बढ़िया कप्तानी रही चारों दिन पे, और जिस तरीके से उन्होंने टॉम हार्टली जो अपना डेब्यू ही कर रहे थे उनको बहुत ही बढ़िया बैक करा यहाँ पे। पहले इनिंग्स में उन्होंने 130 से ऊपर रन दिए और सिर्फ 2 ही विकेट लिए। उसके बाद सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने 62 रन दे के 7 विकेट लिए और पूरा मैच ही पलट दिया। तो ये हम जैसे देख रहे थे कि स्टोक्स शुरू में जब फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग थी इंडिया की, इवन दो हार्टली को काफ़ी ज़्यादा रन पड़ रहे थे और उन पे खूब चौके छक्के लगाए जा रहे थे, वो उनको ओवर दिए जा रहे थे, जिससे उन्होंने हार्टली पे दिखाया कि उनको उन पे पूरा कॉन्फिडेंस है और बस कुछ ही समय की बात है कि वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दें। वही कॉन्फिडेंस का पूरा फ़ायदा उठाया हार्टली ने और सेकेंड इनिंग्स में अपने ही दम पे इंग्लैंड को वो मैच जिता दिया 7 विकेट लेके। अब तो खबर ये भी आ गई है कि केएल राहुल और रविंद्र जडेजा सेकेंड टेस्ट से बाहर हो चुके हैं और वो नहीं खेलेंगे। तो उनकी जगह सरफराज खान, जिनका हम इतने टाइम से कह रहे थे कि इनको सेलेक्ट होना चाहिए, फाइनली हो गए हैं। और उनको जो इतने टाइम से पेशेंस रख रहे थे और रन बनाए जा रहे थे, उसका उनको फाइनली फल मिल गया। उसके बाद हम बात करते हैं सौरभ कुमार और वॉशिंगटन सुंदर की। उन्होंने भी इस टीम में वापसी करी है, वो भी इस टीम में आए हैं जडेजा और केएल राहुल की जगह। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सेकंड टेस्ट जो विशाखापट्टनम में खेला जाएगा वहाँ पे क्या प्लेइंग 11 होगी, और क्या इंडिया एक नया कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकती है 3 स्पिनर और 1 पेसर का। ये आप हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe to my channel and keep watching The Cricket Show with Sid.